हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लब में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश 2023 के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फायदेमंद होंगे। तो उत्तर प्रदेश की स्पेशल करंट अफेयर्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इसमें देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रसिद्ध फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लुईस पास्चर की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 6 जुलाई को इस दिवस को यानी विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जो लुईस पास्चर हैं उनकी जो उपलब्धियां रही हैं उन उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि 6 जुलाई को किसका जन्म दिवस है या किसकी उपलब्धियों के लिए ये जूनोसिस दिवस मनाया जाता है, तो उनका नाम है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर की उपलब्धियों के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 1985 में। आज ही के दिन लुईस पास्चर का पहला टीका लगाया था। जो लुईस पास्चर ने रेबीज का पहला जो टीका बनाया था उसका प्रयोग किया था, यानी कब किया था? 6 जुलाई को। 6 जुलाई 1885 ईस्वी को आज ही के दिन लुईस पास्चर ने रेबीज के पहले टीके का इजाद किया था। तो इसीलिए 6 जुलाई को ही जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जो जूनोटिक रोग वे बीमारियां होते हैं, यानी जो जूनोटिक रोग होते हैं वो वे बीमारियां होते हैं जो जानवरों और कीड़ों से मनुष्य में फैल सकती हैं। किससे फैलती हैं? जानवरों से फैलती हैं और कीड़ों से फैलती हैं मनुष्यों में। उन रोगों को जूनोटिक रोग या जूनोटिक रोग से संबंधित बीमारियां कहते हैं। 2023 की दोस्तों थीम क्या है? तो 2023 की थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, प्रिवेंट जूनोसिस, स्टॉप द स्प्रेड। ये 2023 की थीम है। अगला प्रश्न है, सेना ने नागरिक सैन्य संपर्क सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पंजाब में? तो जो सेना है उसने नागरिक और जो सैन्य है उनके बीच में जो संपर्क सम्मेलन है उसका आयोजन किया है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो सेना ने नागरिक और सैन्य संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया है, ये सेना ने किया है जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर क्षेत्र की जो स्थानीय आबादी है उनके बीच तालमेल और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए सेना ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक वहाँ स्टेशन है राकमुथी सैन्य स्टेशन पर इस नागरिक और सैन्य संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेना ने जम्मू एंड कश्मीर में, कह सकते हैं वहाँ पे नागरिक और सैन्य, जो वहाँ के नागरिक हैं और जो सेना के संगठन हैं उनके बीच में संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया है जिससे कि तालमेल बना रहे। सम्मेलन में विभिन्न सरकारी विभागों के हितधारकों ने भी भाग लिया, यानी जो सरकारी विभाग के हितधारक थे, जो मेन लीडर थे, उन्होंने भी इस सम्मेलन में भाग लिया है। अगला प्रश्न है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जा रही है? तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना ये बनाई जा रही है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में स्थित भारत के पहले घरेलू स्तर के विकसित जो 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया है। कितने मेगावाट का है दोस्तों? जी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का एक रिएक्टर है जिसने अपना प्रचालन शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL जी काकरापारा में 700 मेगावाट के 2 दबाव युक्त जल रिएक्टर का निर्माण कर रही है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने INS शंकुश के मीडिया रिपीट विद लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने अनुबंध किया है मजगांव शिप बिल्डर्स के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में INS शंकुश नामक एक सब सरफेस किलर है इस श्रेणी की पनडुब्बी की लाइफ सर्टिफिकेशन के साथ मीडिया रिपीट के लिए भी मुंबई में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है। तो मजगांव जो डॉक शिप बिल्डर्स है वह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इस परियोजना के लिए कुल लागत कितनी है? 2725 करोड़ रुपए है इस योजना के लिए लागत। और भारत में सबसे बड़ा शिप बिल्डर्स कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा शिप बिल्डर्स है कोचिन शिप बिल्डर्स। तो ऑप्शन नंबर
ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा मझगांव और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, जिसने आईएनएस शंकुश के मीडिया रिपीट विद लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए अनुबंध किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट शुरू किया है? तो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वो राज्य है जिसने अपने यहाँ मानसिक संकट से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए चैटबॉट शुरू किया है। जम्मू और कश्मीर ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट शुरू किया है। इस चैटबॉट का नाम क्या है? तो इस चैटबॉट का नाम है टेलीमानस चैटबॉट, जो संकट में फंसे लोगों के साथ तुरंत बातचीत करेगा और जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की गई है। यह एक स्वास्थ्य पहल है और ये स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों के लिए 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगी। इस वर्ष कश्मीर में, कहां पर? इस वर्ष कश्मीर में टेलीमानस केंद्र में सबसे अधिक संकट कॉलें आई हैं, यानी सबसे ज्यादा जो संकट से जूझ रहे लोगों की कॉलें आई हैं वो कश्मीर का जो टेलीमानस केंद्र है उस पर आई हैं। तो हमें पता लग गया कि कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य है जिसने अपने यहाँ मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट शुरू किया है। और चैटबॉट का भी नाम क्या है? चैटबॉट का नाम है टेलीमानस चैटबॉट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को बीएफआई का अध्यक्ष चुना गया है? तो हमें बीएफआई भी पता होना चाहिए, बीएफआई क्या होगा। तो अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है आधव अर्जन को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आधव अर्जन। आधव अर्जन को बीएफआई का अध्यक्ष चुना गया है। ये तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आधव अर्जन, यानी बीएफआई के अध्यक्ष चुने जाने से पहले ये तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे आधव अर्जन। इनको ही नेहरू स्टेडियम में हुए चुनाव में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो बीएफआई की फुल फॉर्म है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? आधव अर्जन को चुना गया है। और आधव अर्जन तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अभी वर्तमान में अध्यक्ष थे। आधव को जो वर्तमान अध्यक्ष थे गोविंद राज, उनके मुकाबले यानी 39 में से 38 मत प्राप्त हुए हैं। पूर्व खिलाड़ी और मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष, इसके मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कुलविंदर सिंह गिल। इनको इसका महासचिव चुना गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर बरकरार है? अभी हाल ही में टेस्ट रैंकिंग आई है, तो उसमें कौन सा देश है जो टॉप पे है, जिसकी रैंकिंग 1 है? तो वो देश है दोस्तों अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर बी, भारत टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर बरकरार है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया से विश्व चेस चैंपियनशिप हारने वाली भारतीय टीम, यानी अभी पिछले महीना ही विश्व चेस चैंपियनशिप हुई है, उसमें भारतीय टीम फाइनल मैच में हार गई थी। उसके बावजूद भारतीय टीम शीर्ष स्थान पर बरकरार है। टीम इंडिया, यानी टीम इंडिया नंबर 1 पे है। और जो अपने ऑफ स्पिनर हैं रविचंद्रन अश्विनी, ये आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर बने हुए हैं। जबकि बल्लेबाजी में यदि नंबर 1 पर देखा जाए तो जो न्यूजीलैंड है उसके कप्तान है केन विलियमसन, और जो रूट जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो शीर्ष बल्लेबाज हैं। अश्विनी गेंदबाजों में विश्व के नंबर 1 स्थान पर भी कायम है। जो रविचंद्र अश्विनी हैं, जो गेंदबाजों की जो रैंकिंग है विश्व में, उसमें भी वो नंबर 1 पर कामयाब है। अगला प्रश्न है, किसे ऑयल पाम अनुसंधान का प्रमुख नियुक्त किया गया? ऑयल पाम अनुसंधान का अध्यक्ष कह सकते हैं या प्रमुख। किसे ऑयल पाम अनुसंधान का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीरजा प्रभाकर। नीरजा प्रभाकर को ऑयल पाम अनुसंधान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तेलंगाना बागवानी विश्वविद्यालय के बीसी को, यानी यदि इन्हें चुना गया है तो ये कहा है कि तेलंगाना बागवानी जो विश्वविद्यालय है उसकी ये बीसी है। बीसी कौन है? बीसी है बी नीरजा प्रभाकर। बी नीरजा प्रभाकर तेलंगाना बागवानी विश्वविद्यालय की बीसी हैं और इनको ही ऑयल पाम अनुसंधान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय की कुलपति नीरजा प्रभाकर को
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ऑयल पाम अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये इस पद पर 3 साल तक रहेंगे। 10 सदस्यीय अनुसंधान सलाहकार समिति है जो भारतीय तेल पाम अनुसंधान संस्थान की अपनी योजनाओं को तैयार करने का मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों ये समिति है वो 10 सदस्यीय समिति है, 3 साल के लिए बनाई गई है। तो ये जो भारतीय तेल पाम अनुसंधान संस्थान है उनको अपनी अनुसंधान योजनाएं तैयार करने में मार्गदर्शन करेगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीरजा प्रभाकर। तो बी नीरजा कौन है? ऑयल पाम अनुसंधान की प्रमुख है। अगला प्रश्न है, सेल वैक्स का 7वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया है? तो सेल वैक्स क्या है? सेल वैक्स एक अभ्यास है और इसका जो आयोजन किया गया है वह किया गया है सूरत में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा सूरत। सेल वैक्स का ये 7वां संस्करण था जो कोच्चि में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? कोच्चि में आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना का 7वां संस्करण, इसमें किस किसने भाग लिया है? जी भारतीय नौसेना का 7वां संस्करण है जिसमें अमेरिकी नौसेना का जो बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान है उसने सेल वैक्स के कोच्चि में आयोजित किया गया था। आईएन और यूएसएन 2005 से संयुक्त बचाव और ईओडी अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ये कब से भाग ले रहे हैं? तो 2005 से इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं की भागीदारी देखी गई जिसमें विशेषज्ञ गोताखोरी, ईओडी टीमों के अलावा जहाज आईएनएस निरीक्षक और यूएसएनएस साल्वर भी शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, यानी इस बार समय पता है कि भारत में जो G20 अध्यक्षता है वो भारत के पास है, तो वो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इनकी 2 दिवसीय जो बैठक आयोजित की गई है वह की गई है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बेंगलुरु। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की 2 दिवसीय बैठक कहाँ पे? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में आयोजित की गई है। इस बैठक में जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उन्होंने भाग लिया है और हमारे पड़ोसी देश उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो लाभ है वो पड़ोसी मित्र देशों तक पहुंचाया जाएगा। और इसमें 140 स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में सफलतापूर्वक योगदान देकर सामने आए हैं। स्टार्टअप यानी इसमें क्या है, 140 स्टार्टअप ऐसे थे जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपना सफलतापूर्वक योगदान दिया है। 67वां TAAI सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो यहाँ देश पूछा है किस देश में शुरू हुआ है, तो दोस्तों ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में शुरू हुआ है। बहुप्रतीक्षित 67वां यानी 67वां ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ट्राई सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? कोलंबो में शुरू हुआ है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमासिंघे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और भारत के उच्चायुक्त कौन है? गोपाल बागले, इनने भी इसमें शिरकत की है। अगला प्रश्न है, भारतीय जोड़ी प्रियांश और नवनीत कौर इनने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है तीरंदाजी में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारतीय जोड़ी प्रियांश और नवनीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय तीरंदाज हैं, ये कौन है? भारतीय तीरंदाज हैं और इन्होंने आयरलैंड के लिमरिक में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप के फाइनल में किसको हराया है? इजराइल को हराकर वहां पर स्वर्ण पदक जीता है। इसमें इजराइल को हराया है, ऐसा ही बताया। रोमांटिक मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने किसको हराया है? इजराइल को हराया है।
और विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये आयरलैंड में हो रहा है। आयरलैंड के पश्चिम में लिमरिक विश्वविद्यालय में इसे आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सरकार ने समिति से किस मिशन के लिए अनाथ बच्चों की पहचान करने को कहा है? जो भारत सरकार है उसने एक समिति बनाई है, उस समिति से किस मिशन के लिए अनाथ बच्चों की पहचान करने के लिए कहा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिशन वात्सल्य। सरकार ने समिति से मिशन वात्सल्य के लिए अनाथ बच्चों की पहचान करने को कहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल कल्याण और संरक्षण समिति से उन बच्चों की पहचान करने को कहा है जिन्हें कठिन परिस्थितियों में सहायता और मदद की आवश्यकता होती है। ये मंत्रालय है महिला और बाल विकास मंत्रालय। इसने जो बाल कल्याण और संरक्षण समितियां हैं उन समितियों से उन बच्चों की पहचान करने के लिए कहा है जिन्हें कठिन परिस्थितियों में सहायता और मदद की आवश्यकता होती है। इस मिशन को नाम दिया गया है वात्सल्य मिशन। इस मिशन को क्या नाम दिया गया है? वात्सल्य मिशन नाम दिया गया। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि समिति को उन बच्चों की पहचान करने के लिए कहा गया है जो मिशन वात्सल्य के तहत कठिन परिस्थितियों में सहायता के पात्र हैं। यानी कि वो अनाथ बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं और जिन्हें सहायता की जरूरत है, उन बच्चों की पहचान करनी है और उस मिशन का नाम है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों जो मिशन वात्सल्य है वो किसने शुरू किया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा। एक त्वरित तथ्य है। त्वरित तथ्य क्या है? ये मिशन कौन सा है? मिशन वात्सल्य है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2021 में मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है? 2021 में इसे शुरू किया गया है मिशन वात्सल्य को। मिशन वात्सल्य बच्चों की सुरक्षा और उनके कल्याण पर केंद्रित है। सरकार ने बलात्कार की नाबालिग पीड़िताओं को न्याय तक सहायता पहुंचाने के लिए देश में 415 पॉस्को फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की हैं। कितनी? 415 पॉस्को फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की हैं गवर्नमेंट ने मिशन वात्सल्य के तहत। मिशन वात्सल्य बच्चों की देखभाल पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? बच्चों की देखभाल पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया है? इमर्जिंग पीस मेकर फोरम, तो इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इमर्जिंग पीस मेकर फोरम का दूसरा संस्करण जिनेवा में शुरू किया गया है। इमर्जिंग पीस मेकर फोरम का दूसरा संस्करण जिनेवा स्विट्जरलैंड में शुरू किया गया है। तो जिनेवा कहाँ पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यह फोरम वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च और रोज कैसर फाउंडेशन की साझेदारी में मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें दुनिया भर के 50 युवा भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय सेना ने लद्दाख में आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 नौसेना। नौसेना ने लद्दाख में कौन सा कार्यक्रम? आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। तो नौसेना ने लद्दाख में आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि उसने विशेष रूप से युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख में एक बहुआयामी आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय नौसेना कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, तो भारतीय नौसेना के एडमिरल कौन है? आर हरि कुमार है। उन्होंने लेह में विभिन्न आउटरीच गतिविधियों की मेजबानी की है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नौसेना। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सीमा विवाद के बीच केंद्र शासित प्रदेश में आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है वो लद्दाख के ऊपर ही चल रहा है। तो इसके बावजूद भी वहां पे आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी मिली है? डेटा प्रोटेक्शन विधेयक को। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, डेटा प्रोटेक्शन विधेयक को भी हाल ही में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
डेटा प्रोटेक्शन विधेयक को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक को मंजूरी दी है। केंद्र किसके दी है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP, इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी से 20 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी मानसून सत्र में विधेयक को संसद में पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यानी कि अब इसे 20 जुलाई से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है लोकसभा का, उसमें इस विधेयक को पेश किया जाएगा। डेटा संरक्षण कानून भारतीय निवासियों के व्यक्तिगत डेटा के प्रबंधन पर मानदंड निर्दिष्ट करता है और उन लोगों से स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होती है जिनका डेटा एकत्र और उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री किस राज्य में वन्य जीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन करेंगे? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना है? वन्य जीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजना, इसका उद्घाटन करेंगे। लिखा है कहां पर? छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का उद्घाटन करेंगे, जिसमें पशु दर्रों के लिए 2.8 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे। इन परियोजनाओं का एक उल्लेखनीय पहलू है उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में 27 पशु दर्रों और 17 बंदर छतरियों में सुसज्जित इतने किलोमीटर लंबी 6 लेन सुरंग का समावेश है, जिससे वन्य जीवों को निर्बाध आवाजाही हो सकेगी। तो यहाँ से ये याद रख सकते हैं, उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। कौन 7 जुलाई को काशी में 12,100 करोड़ की परियोजना का शुभारंभ करेंगे? तो हमें पता है काशी से सांसद कौन है? PM मोदी हैं। तो सीधी सी बात है, कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो PM 7 जुलाई को काशी में 12,100 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्र को 3 रेलवे लाइनें भी समर्पित करेंगे काशी में, जिनका विद्युतीकरण 990 करोड़ से अधिक लागत से पूरा हुआ है। 3 रेलवे लाइनें हैं जिनका पूर्ण रूप से विद्युतीकरण कर लिया गया है और उनमें खर्चा कितना आया है? 990 करोड़ से अधिक की लागत आई है। उनका भी उद्घाटन करेंगे। NH56 के वाराणसी जौनपुर खंड का 4 लेन चौड़ीकरण जो 2750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा किया गया है। कहाँ का? वाराणसी से लेकर जौनपुर तक जो पूरा किया गया है जिससे वाराणसी से लखनऊ की यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। कहां से? वाराणसी से लखनऊ तक की PM की यात्रा के दौरान इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। तो जो NH56 से ध्यान रख सकते हैं, NH56 क्या है? तो NH56 वाराणसी और जौनपुर खंड को 4 लेन बनाने की सड़क है। NH56 किसके बीच में? वाराणसी और जौनपुर। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की पेशकश शुरू की है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की है। बैंक ऑफ इंडिया ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की पेशकश शुरू की है। बैंक ऑफ इंडिया ने MSSC भी शुरू किया है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता अपनी सभी शाखाओं में इस योजना की पेशकश करने वाला पहला बैंक बन गया है। जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र का ये पहला ऋणदाता है जो अपनी सभी शाखाओं में इस योजनाओं को पेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने योजना के संबंध में एक ई-गजट सूचना जारी की थी। ई-गजट के सभी सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों और पात्र निजी क्षेत्र के बैंकों को MSSCS का परिचालन करने की अनुमति दे दी गई है। अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया ऐप ने ट्विटर जैसा सोशल नेटवर्किंग ऐप थ्रेड्स, कौन सा है? थ्रेड्स शुरू किया है? तो ये शुरू किया है इंस्टाग्राम।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने ट्विटर जैसा सोशल नेटवर्किंग ऐप थ्रेड्स शुरू किया है। किसने शुरू किया है? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऐप शुरू किया है। यह ट्विटर के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, यानी बिल्कुल ट्विटर जैसा है। तो इसकी स्पर्धा किसके साथ होगी? ट्विटर के साथ होगी। और छवियों और वीडियो के साथ टेक्स्ट केंद्रित अपडेट पोस्ट करने सहित कई समान सुविधाएं प्रदान करता है। जो सुविधाएं ट्विटर पे रहती हैं, जैसे फोटो लगाने की, छवियां लगाने की, या उसमें हम वीडियो भी लगा सकते हैं या टेक्स्ट में कुछ लिख सकते हैं, तो वही सारी सुविधाएं इसमें भी समान सुविधाएं प्रदान करता है। सिमिलरली वैसी ही सुविधाएं। थ्रेड्स ऐप को दुनिया भर के 100 देशों में शुरू किया गया। जो थ्रेड्स ऐप जो इंस्टाग्राम ने अभी जो जारी किया है, उससे दुनिया भर के 100 देशों में इसे शुरू किया गया है और इसे एंड्रॉयड और iOS स्मार्टफोन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।